गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं टाइम से 3-4 मिनट पहले आ गई हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्लासेस में कुछ भी हमें करना नहीं होता, ये लाइव चलती हैं। तो अभी मैं बात कर रही थी, कह रहे थे मैम वैसे 3 मिनट बचे हैं, पर क्योंकि आप लोगों का डाटा लगातार चलता रहता है तो उसमें कोई तुक नहीं बनता कि मैं 3 मिनट बाद आती। इस क्लासेस में हमें कोई लिंक नहीं बनाना पड़ता हर क्लास के लिए, जैसा कि ऐप पे बनाना पड़ रहा था। तो इसमें ये मान के चलो कि ब्रेक जो है ना 5 मिनट का, वो 2-3 क्लास के बाद ले लेना। अभी लगातार में पढ़ सकते हो, सुबह सुबह फ्रेश मन के साथ तुम बैठे हुए हो। चलिए, कल मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाया था, संघ के बारे में हमने बातचीत की थी कि कैसे क्या होता है। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, उसी को फिर आज मैं नोट्स के फॉर्म में पढ़ा दूंगी, क्योंकि बिना पढ़े पेपर पास नहीं होगा। जितना मैं बोलती हूँ ना, ये मेरी मेहनत है, तुम्हारा पेपर पास होगा तुम्हारी मेहनत से, यानी पढ़ने से, तैयारी करने से। पीडीएफ के फॉर्म में आज तो शायद नहीं लग पाएगा, कल मेरे ख्याल लग नहीं पाया था ना। अच्छा, ऐप में लग जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इनसे तुम लोग ना कोई भी किताब तुम्हारे पास पढ़ी हो तो उसको पढ़ लेना। अब ये टॉपिक तुम्हारा कहीं भी ऐसा ना रहे कि लूप होल रह गया, जी वहां मेरा नंबर कट गया, मुझे क्लैरिटी नहीं हुई। ये प्रॉपर तरीके से हर एक को समझ में आना चाहिए। कोई भी स्टेट कब बना पूछे तुमसे, अमेंडमेंट कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4 में क्या लिखा है, ये आना चाहिए। पिछली बार देखो डीपी में मैंने पेपर सॉल्व कराया तो ये आर्टिकल 2 वाला क्वेश्चन हमने देखा था। ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जितने मैं पढ़ाती जा रही हूँ, सब एग्जाम में पिछली बार भी, जब तुम पेपर देखोगे ना ऑनलाइन, आजकल सब कुछ अवेलेबल है, ये लगभग सेट्स में क्वेश्चन आया हुआ था, 1, 2, 3, 4 वाला, या फिर मौलिक अधिकारों वाला, ये डीपीएसपी वाला, तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए, कल हमने पढ़ा था संघ और राज्य क्षेत्र, यानी हमारा जो सिस्टम है, यूनियन हमारी जो गवर्नमेंट है, और हमारा जो राज्य क्षेत्र है, यानी इंडिया के पास कितना क्या कुछ है। हमेशा देश की जानकारी, स्टेट्स की जानकारी, सेंट्रल लेवल पे हम कैसे काम करते हैं, वो पूरे संविधान में बताया गया। लेकिन एक मोटी बात कहें कि देश की जानकारी, राज्यों की जानकारी, यूटीज की जानकारी कहाँ है, तो आप कहेंगे भाग 1 में, पहली अनुसूची में, और स्टार्टिंग के अनुच्छेद में। स्टार्टिंग के 4 अनुच्छेद मैंने कल आपको पढ़ाए थे पूरी डिटेल से। पहले अनुच्छेद में लिखा था, क्या लिखा था, इंडिया दैट इज भारत, है ना, यानी इंडिया के 2 नाम, भारत और इंडिया। फिर क्या लिखा था, शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इंडिया संघात्मक शासन के तहत काम करता है, पर ऐसा लिखा नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि इंडिया इज फेडरल स्टेट, नहीं लिखा, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इन दोनों का मतलब एक ही है, राज्यों का संघ इज इक्वल टू संघात्मक सरकार। लेकिन पेपर में आ जाए कि संविधान में वर्णन किसका है, तो तुम टिक करके आओगे कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। संघात्मक शासन है हमारे यहाँ, लेकिन वो सेल्फ अंडरस्टूड है, हम टिक नहीं कर सकते कि ऐसा लिखा है कि फेडरल सिस्टम है, लिखित में नहीं है। तो क्या कहते हैं, देखो, संविधान का भाग 1 पहली अनुसूची, अनुच्छेद 1 से 4 संघ और इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। यानी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट, पहला शेड्यूल और स्टार्टिंग के आर्टिकल्स इंडिया की जानकारी देते हैं, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, संविधान का छोड़ देंगे। अनुच्छेद 1 के अनुसार, 1 में क्या था, 3 चीजें थी ना, क्या क्या थी, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी और अर्जित क्षेत्र। अर्जित मतलब, अगर हम, ये 2 आर्टिकल में एक्सप्लेन किए गए थे अर्जित। एक था सेकंड आर्टिकल, जिसमें था कि अगर हम अड़ोसी पड़ोसी देश का कोई हिस्सा, कोई हम भी लेन देन करते हैं, मान लो आपसी हमारा कोई विवाद है और उसको निपटाने के लिए हम लेन देन करते हैं, जैसा कि मोदी जी ने बांग्लादेश को देखो 2016 में कुछ बस्तियां दी थी, इस टाइप से अगर हमें कोई बस्ती मिल जाती है, कोई एरिया मिलता है, कोई जिला मिलता है, कोई टेरिटरी मिलती है, तो उसके बारे में आर्टिकल 2 में लिखा है। हम विदेशी अगर कोई भी हिस्सा हमें मिलता है तो उसकी जानकारी आर्टिकल 2 में है। और अपने ही देश में से अगर हम काट पीट के इसी इलाके में से राज्य घटाते या बढ़ाते हैं, जैसा कि आपके सामने है कि लेह लद्दाख और ये है, भाई इसको 2 बना दिया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आर्टिकल 3 में आएगा। अपने ही देश की बात करें तो आर्टिकल 3, और अगर विदेशों से अर्जित है तो आर्टिकल 2। ध्यान से समझते चलो। अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत, पहली चीज तो यही है जो क्वेश्चन बनाएगी, इंडिया अर्थात भारत। तो इंडिया के कितने नाम हुए, 2, न भारतवर्ष न हिंदुस्तान। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। दूसरा क्वेश्चन ये, राज्यों का संघ, जिसको आप क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स। बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, वो टिकमार्क कराएंगे, भारत क्या है, तो भारत लिख देंगे देश या राष्ट्र, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और इस यूनियन ऑफ स्टेट्स की मर्जी नहीं है स्टेट्स की कि इंडिया को छोड़ के चले जाएं, इन्हें इंडिया में ही रहना पड़ेगा, जबरदस्ती मान लो। अगर ऐसा ना करते ना, तो पटेल, मैंने कल आपको कहानी सुनाई थी सरदार पटेल की, 2 साल लगे उनको पूरा इंडिया बनाने में, क्योंकि जब इंडिया आजाद हुआ तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे, राज्य हमारे साथ रहना नहीं चाहते थे, देशी रियासतों का अता पता नहीं था किसका साथ पकड़ेंगी, इंडिया का, पाकिस्तान का, या इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनना चाहती थी। उस टाइम में यूनियन ऑफ स्टेट्स में जो जो डालते गए, जिसका नाम, उसको मर्जी या जबरदस्ती पूछा ही नहीं, भाई तुम्हें इंडिया का हिस्सा बनना है। मैंने कल 3 बड़ी रियासतों के नाम आपके सामने बताए थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में तो उन्होंने विलय पत्र पे साइन किए थे, जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ था, जनता से पूछा था, और हैदराबाद में जबरदस्ती पुलिस कार्यवाही के तहत उनको अपने हिस्से में मिलाया गया, क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं था ना कि इंडिया के बीच में एक, नीचे साउथ में एक स्टेट कह रहा है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, ऐसे कैसे देश के बीच में कोई इंडिपेंडेंट कैसे रह सकता है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये देखो 3 क्वेश्चन बन गए। आर्टिकल 1 में इंडिया का नाम, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसमें इनकी मर्जी नहीं है, ये संविधान में लिखा हुआ है, तो अपनी मर्जी से ना कोई आ सकता ना जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, वर्तमान क्षेत्रों में से नए राज्यों के निर्माण के विषय में व्याख्या।
अब देखो इस चीज को दोबारा देखो, अनुच्छेद 3 कहता है वर्तमान क्षेत्र, मतलब वर्तमान इंडिया में से जो तुम्हारे हाथ में है, जिसको हम कहते हैं भारत, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के भारत में से, तो जो है ऑलरेडी उसमें से नए राज्यों का निर्माण हमने किसी से लिया नहीं, इलाका जिसको हम इंडिया कहते हैं ना ऑलरेडी आज की डेट में, अगर उसमें से नए राज्य बनते हैं तो ये आर्टिकल 3 में लिखा है। इसके विषय में व्याख्या आर्टिकल 2 में क्या था, इन्होंने लिखित में नहीं दिया, लेकिन 2 में था, अगर हम बाहर से कोई भी टेरिटरी एक्वायर करते हैं, हम किसी भी फॉर्म में कोई भी देश का हिस्सा भाई मन मर्जी से या जैसे भी कह लो अर्जित करते हैं, एक्वायर्ड एरिया, तो इसको लिखा गया है आर्टिकल 2 में। यहां देखो लिखा है वर्तमान, इस एक शब्द से आंसर बदलेगा। अब ये 2 के बाद मैंने कल एग्जांपल दिया था 2A और 2B का, 2 में तो लिखा था अर्जित, फिर इसमें हमारा आया था 2A और 2B, क्या थे याद है, ये सिक्किम से जुड़े थे। एक में कहा गया था कि सिक्किम स्टार्टिंग में, क्योंकि ये बाहर का भाई एग्जैक्टली एकदम से उठा के कि नहीं हमारा है तो ऐसे कहना बड़ा मुश्किल था, तो हमने सिक्किम को कह दिया ये हमारा एसोसिएट स्टेट है, सह राज्य है। इसके लिए हमें अमेंडमेंट करना पड़ा था। वैसे हम राज्यों के लिए अमेंडमेंट नहीं करते, हमने तेलंगाना के लिए कोई अमेंडमेंट नहीं किया, हमने कश्मीर को लेह लद्दाख और कश्मीर ये यूटी बनाने में कोई अमेंडमेंट नहीं किया, लेकिन इसके लिए हमें अमेंडमेंट करना पड़ा था क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट था सह राज्य का। और इसके लिए जो हमने किया था, कौन सा अमेंडमेंट था इसके लिए, 35वां 35th अमेंडमेंट। फिर अगले साल 1975 में, 1974 में ये हुआ, 1975 में कहा कि ये सह राज्य का दर्जा हटा दो और इसको भारत का राज्य बना दो। तो 1975 में 36th अमेंडमेंट से सिक्किम का सह राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया और इसको इंडिया का राज्य बना दिया गया। और किसी के लिए ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ती सबके लिए, लेकिन उनके लिए किया, या तो वो हमने बाहर से उठाए थे, या कभी वो फ्रांस के अधीन थे, कभी वो पुर्तगाल के अधीन थे, तो उनके लिए हमें अमेंडमेंट करनी पड़ी है टाइम टू टाइम। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो सेकंड विदेशों की बात करता है, आसपास की टेरिटरी को हम ले लें तो, और थर्ड बात करता है वर्तमान में जितना भारत हमारे पास है इसमें से ले लें तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो 1 2 3 समझ में आ गया। 1 में इंडिया को एक्सप्लेन किया 3 फॉर्म में, किस किस में, राज्य, यूटी और अर्जित। फिर सेकंड में अर्जित कौन से, बाहर वाले। सेकंड ए में और बी में सिक्किम, पहले एसोसिएट स्टेट है फिर हटा दिया। 35वां और 36वां संविधान संशोधन। 3 क्या कहता है कि अपने में से अगर हमें बनाना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कौन मना करेगा। इसके बाद देखो क्या कहते हैं, राज्यों का पुनर्गठन। अब ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। 1 2 3 इन्होंने 4 नहीं बताया, मैं बता देती हूँ 4 क्या है, क्योंकि अगर पेपर में आ जाए, पिछली बार 2 आ गया था, हो सकता है इस बार 2 3 में से कोई पूछ लें। देखो आर्टिकल 4 क्या कहता है। 4 कहता है कि इंडिया में आर्टिकल 2 और 3 जो कहाँ लिखे हैं, संविधान में, इनके अंडर अगर कोई भी न्यू स्टेट बनाया जाता है, कोई भी नया राज्य बनाया जाता है, तो उस कंडीशन में संविधान की उस बुक में कोई भी संशोधन करने की जरूरत नहीं है, संशोधन की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अभी कश्मीर के मुद्दे पर देखो कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, लेकिन गोवा के मुद्दे पे अमेंडमेंट हुआ था। अगर कहें सिक्किम तो इसके मुद्दे पे अमेंडमेंट हुआ, अगर कहें पुदुचेरी, दमन दीव, तो इनके लिए अमेंडमेंट किए गए। कारण समझ रहे हो ना, ये हमने या तो विदेशों से छीने हैं या फिर हमने, ये पहले इंडिपेंडेंट थे सिक्किम जैसे, और उनको हमने अपने अंडर ले लिया। जब भी कभी विदेशों से लिए जाने वाली बातें आएंगी तो वो आर्टिकल 2 के तहत आएंगी, और जब अपने देश में से ही हिस्सा बनाना है तो वो आर्टिकल 3 में आएंगी। 4 में लिखा है कि आर्टिकल 2 और 3 में अगर आप कुछ भी ऐड करते हैं तो उनके लिए आप इस किताब को चेंज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। संविधान संशोधन वैसे हम जो करते हैं ना, आर्टिकल 368 के तहत करते हैं। मैंने कल भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। साउथ अफ्रीका से हमने ये सीखा है, उनसे हमने ये लिया है, और साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने सीखा। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 368। 3 का पहाड़ा है, 3 6 9 होना था, इसी में अमेंडमेंट करने की जरूरत है। तो आर्टिकल 368 साउथ अफ्रीका से लिया, जिसमें अमेंडमेंट या संविधान संशोधन की बातें हैं। और आर्टिकल 2 और 3 के तहत अगर इंडिया में कोई भी नया हिस्सा जोड़ा या वर्तमान में से ही बनाया जाता है तो उस पर आर्टिकल 368 लागू नहीं होगा। ये ध्यान से दिमाग में बैठा लो, इसको याद रखना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 अब उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। 1 में देश की जानकारी थी पूरी, 2 में कैसे बाहर से लेंगे, 3 में देश में कैसे बनाएंगे, 4 में लिखा है कि 2 और 3 में 368 के तहत चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, राज्यों का गठन, पुनर्गठन। पुनर्गठन कैसे, कल मैंने आपको कुछ कमिटीज बताई थी। जब देश आजाद हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया, 1947 में हमारे देश में आजादी के तुरंत बाद मुद्दा उठा कि जी क्या करें, कैसे काम चलेगा। तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा भाई जिम्मेदारी है, क्योंकि राष्ट्रपति हैं ये, और राष्ट्रपति नहीं तो कम से कम स्थायी अध्यक्ष तो थे ही उस टाइम पे 47 में भी। तो 47 में कहा गया कि एक एस.के. धर, ये रिटायर्ड जस्टिस थे, मैंने कल बताया था इनके बारे में, इनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि भाई तुम देखो कैसे क्या करना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि इंडिया में लिंग्विस्टिक बेसिस पर, भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनाने, राज्य बनाने हैं तो प्रशासनिक आधार पर बना दो, कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर, प्रशासनिक आधार पर। जैसे याद है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा किया था, उसने भी तो प्रशासनिक आधार बताया था, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। तो इसने भी कहा, इसके धर कमेटी ने भी कहा
कि भाई इस तरह से एक काम करो कि ये पूरा आयोग था कि प्रशासन के बेसिस पे इंडिया में स्टेट्स बना दो। इसके विरोध में बहुत लोग आ गए, ढेर दुनिया खड़ी हो गई इंडिया में कि नहीं ऐसे कैसे प्रशासन के बेसिस पर, और हम तो भाषा के लिए इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो इसके ऊपर काम करने के लिए कि इसने क्या ठीक कहा नहीं कहा, एक और कमेटी बनाई गई, JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतार मैया। इस कमेटी ने भी सुझाव दिया कि भाषाई आधार पे ये काम करना तुक नहीं है, भाषाई आधार पे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। 47 की बात वो है, 48 की बात ये है। इसके बाद लगातार काम जो है बिगड़ता चला गया। अब सोचो 47 48 में तो भाषा को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया, और इसी 48 में ही जब ये हुआ ना 48, इसी टाइम पर 48 से 50 में देशी रियासतों का एकीकरण किया। तो देशी रियासतों को लगा कि हम तो गए काम से, और खासकर हैदराबाद को, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि उनको अलग से आइडेंटिटी के रूप में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी मान्यता दे। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाषा कुछ नहीं है, हटाओ पीछे, JVP ने कह दिया, धर ने कह दिया, और उसी टाइम पे फिर देशी रियासतों का एकीकरण कर लिया, और फिर पुलिस कार्यवाही हुई, जबरदस्ती उनको मारा पीटा कि तुम इंडिया में ही रहोगे, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। तो उस कंडीशन में चलो इंडिया में मिल गए, लेकिन वहां का एक लोकल लीडर थे कल मैंने बताया भी था उनका नाम, रामुल्ला, पी रामुल्ला। उन्होंने देखो भूख हड़ताल की, कहीं 56 लिखा है, कहीं 58, कहीं 52, तो हम 50 प्लस में मान लेते हैं। इतने दिन तक 56 और 58 ज्यादा लिखा है, 52 कम लिखा है, तो 56 के साथ जाने में कोशिश करना पहला नंबर है। वैसे मुझे लगता नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, फिर भी तो रामुल्ला जी ने 56 दिन 58 दिन की भूख हड़ताल करके और फाइनली उनके प्राण निकल गए। तो उसके बाद पहला स्टेट कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। उसके बाद तो ये लगा कि कहीं कहीं कोई कोई मरेगा और स्टेट बनेंगे, लोगों को तो एक रास्ता मिल गया, तो इसलिए आनंद फानन में वहां तो बना दिया स्टेट 1953 में। लेकिन उस 53 के बाद एक बहुत बड़ी कमेटी, एक आयोग गठित किया गया, फजल अली आयोग, और इस फजल अली ने पूरा इंडिया घुमा, और फाइनली इसी की रिपोर्ट के बेसिस पर 1956 में इस देश में 14 स्टेट बने और 6 यूटी बने थे, 6 यूटी, जो आज बढ़ बढ़ के 28 स्टेट और कितने यूटी बन गए हैं? 7। तो ये सब जो रिकमेंडेशन है ना भाषाई आधार वाली, वो फजल अली आयोग ने दी। उससे पहले JVP कमेटी ने कहा था कोई जरूरत नहीं है भाषाई आधार पर, और उससे भी पहले धर ने कहा था कि भाषाई आधार इंडिया का डिवीजन कर देगी। लेकिन फाइनली जाके भाषाई आधार पर हमारे देश का गठन हुआ राज्यों का, और पहला स्टेट तो 53 में ही बन गया था, लेकिन फिर ये सारे जाके बने। 53 में तो सिर्फ एक बना था, वो आनंद फानन में। फिर ये जो बने हैं ना, ये बने हैं 1956 में। तो कोई तुमसे पूछे कि इंडिया में स्टेट्स का पुनर्गठन कब हुआ, तो 56 टिक करना। लेकिन वो पूछे जानबूझ के आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, तो 53 टिक करना। कारण तुम्हें अब पता है, अब भूलना नहीं है हमें ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों और ब्रिटिश शासित भारतीय रियासतों का विलय कर दिया गया। विलय किसने किया? देशी रियासतों का एकीकरण किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये ध्यान रखना है, भारत के पहले होम मिनिस्टर, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन के बाद, ये आंध्र प्रदेश कब बन गया? 53 में। किसने वो एक तरह से अपनी जान की बलि चढ़ा दी? वो थे P रामुल्लू, वहां के लोकल लीडर। तो आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन के बाद दिसंबर 1953 को, क्योंकि वो अक्टूबर में स्वर्ग सिधार गए थे, तो उसके बाद फिर वो आगजनी लोगों ने कहीं कहीं कर दिया और दंगे किए, तो फिर इसके बाद ये बात उठी। 53 को फजल अली, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, ये ध्यान रखना सभी लोग। पहला स्टेट कौन सा बन गया? आंध्र प्रदेश। कब बना ये बना 1953 में, दिसंबर 1953 में। अक्टूबर में वो एक्सपायर हुए थे। उसके बाद ये जो है ना दिसंबर 1953, फजल अली, ये इंपॉर्टेंट है। 2 साल इन्होंने खूब बढ़िया काम किया। दिसंबर 55 में रिपोर्ट दी, लेकिन उसके ऊपर काम फिर हुआ 56 में, 14 राज्यों वाला की अध्यक्षता में। ये अध्यक्ष है, तो इसमें 2 मेंबर और थे, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। क्या बताया था मैंने कल? हृदय नाथ कुंजरू। ये पेपर में आ जाते हैं, 4 नाम दे देंगे और कहेंगे कौन इसका मेंबर नहीं था। तो 3 नाम तो तुम्हें याद है, चौथा तुम फाइंड आउट कर लोगे कि नहीं हो सकता, और तीसरा था पणिक्कर। तो ये 3 आदमी थे। कौन कौन? फजल अली, पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। नए राज्यों के गठन के बारे में एक आयोग का गठन किया गया। तो अब नए स्टेट्स के ऊपर, और आधार क्या रखेंगे इनका? भाषाई आधार, लिंग्विस्टिक बेसिस पर। क्या आंध्र प्रदेश इसके बाद बना है? नहीं, पहले आंध्र प्रदेश बना 53 में, फिर 56 में इसके बेसिस पर आगे बातचीत चली। चलिए नेक्स्ट देखिए। बाद में फजल अली आयोग की सिफारिशों ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट्स को दोबारा से गठित किया गया। स्टेट्स पहले भी थे, लेकिन एज सच स्टेट नहीं थे जैसे कि आज हैं। पहले देशी रियासतें अलग थी, ब्रिटिश शासित भारत अलग था। तो क्या कह रहे हैं ये? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, यानी अब एक प्रावधान कर दिया, एक एक्ट बना दिया कि स्टेट्स को दोबारा से कैसे गठित करना है। नए राज्यों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, यानी रास्ता खोल दिया। किसकी रिपोर्ट ने? फजल अली। इसके आधार पर 14 राज्य, ये पेपर में आ जाएगा, स्टार्टिंग में कितने स्टेट्स थे? 14 राज्य और 6 यूटीज का गठन किया गया। लेकिन मैंने कल भी बताया था, इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 16 स्टेट्स बना लो और 3 यूटी बना दो, 3। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया और 14 राज्य बनाए, यानी राज्य जितने रिकमेंड किए उससे कम बनाए, और जितने यूटी रिकमेंड किए उससे ज्यादा बनाए, 6 यूटी बनाए। तो इनका निर्माण हुआ।
1 मई 1960, 56 में कितने बने? 14। अब इसके आगे देखना कैसे धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे ये। मैंने कल एक आपको सीरीज बताई थी कि पहले बंबई बटा गुजरात और महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद 50s में बताया था आपको कि हमें सौंप के चले गए 54 में फ्रांस वाले पौंडीचेरी के 4 इलाके बताए थे ना, माहे, यनम, करिकाल और पुदुचेरी। फिर बताया था 61 में हमने छीन लिया गोवा, किनसे? पुर्तगालियों से। 87 में जाके वो स्टेट बना। उसके बाद 66 में आपको बताया था हरियाणा पंजाब अलग अलग हुए। फिर 71 में हिमाचल प्रदेश बना, 72 में मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर बने, और उसके बाद फिर 87 में ये कैसे अलग अलग होके अपना अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, नागालैंड भी बताया था मैंने आपको कि किस तरह से बना था। वही है सारा। देखो 1 मई 1960 को यानी 56 के 4 साल बाद मराठी और गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बंबई राज्य का बंटवारा, याद है आपको? बंबई एक बहुत बड़ा इलाका था, अब उसका 2 हिस्सों में बंटवारा हुआ। महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्यों की स्थापना की गई। तो आपसे कोई पूछे कि महाराष्ट्र गुजरात कब बने हैं, तो आप कहोगे 1960 में। 56 में 14 स्टेट्स में ये एक बंबई था, लेकिन बाद में इसका डिवीजन किया 60 में, गुजरात और महाराष्ट्र। आगे देखो, भारत सरकार ने दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव, गोवा आप अच्छी तरह जानते हैं पुर्तगालियों के पास था, और पुर्तगालियों ने इसको अपनी राजधानी बना लिया था 1510 में। तो पुर्तगाली कितने पुराने हैं? 1498 में हमारे देश आने का जो समुद्री मार्ग खोजा था वो किसने खोजा था? वास्को डी गामा ने। तब तो हमारे यहाँ ये लगा लो ये अपना अकबर जहांगीर वाले टाइम की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद मुगलों के काल के हेर फेर में लगातार ये बढ़ते गए और इंडिया आजाद हो गया, लेकिन ये नहीं गए। इन्होंने कहा ये हमारा अभिन्न अंग है। वो तो मारपीट की गई, यहाँ पुलिस कार्यवाही हुई और खूब तोड़फोड़ हुई, तब जाके इनको यहाँ से खदेड़ा, भगाया। नहीं तो यहाँ जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत पड़ती थी। तो क्या कह रहे हैं, 61 को गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया हमने। ये अपने आप नहीं देके गए, फ्रांसीसी तो अपने आप दे गए बस्तियां, लेकिन ये बैठे रहे, इनको भगाया मारपीट के। तो पुर्तगालियों से मुक्त कराकर, अब इसमें सन पूछ लेंगे, कितनी अजीब बात है, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे लेट गए हैं। इंडिया में 3 अगर कहे ना सबसे ताकतवर कौन बैठे रहे, तो ब्रिटिश थे जो लास्ट तक बैठे रहे, एक फ्रांसीसी थे जो लास्ट तक रहे, ये भी मतलब लंबे टिके, और उसके बाद एक है पुर्तगाली। इनमें इंडिया में और लोग भी आए थे, यहाँ डच और डेनमार्क वाले भी आए थे, लेकिन वो बहुत जल्दी चले गए थे। ये 3 थे, इन तीनों में आपसी टकराव था, और स्टार्टिंग में नंबर 1 तो थे पुर्तगाली, लेकिन फिर पुर्तगालियों को बीट किया था आने वाले डचों ने। फिर धीरे धीरे करके नंबर 1 बन गए थे ब्रिटिश, सबको बीट करते हुए, और ब्रिटिश को टक्कर दी थी बहुत लेट आने वाले फ्रांसीसियों ने। सबसे लेट आए थे फ्रांसीसी इंडिया में व्यापार करने के टारगेट बना के, इनके 64 साल बाद, 64 ईयर्स बाद। ये 3 ऐसे थे जो लास्ट तक बसे रहे। इन तीनों में आपस में खूब फाइट हुई और सबसे ज्यादा ताकतवर निकले ब्रिटिश, इसलिए इंडिया ब्रिटिशर्स के अधीन रहा। लेकिन कुछ बस्तियां इन्होंने, जैसे होता है ना जोक चिपक जाती है, तो ये इंडिया की कुछ बस्तियों पर चिपक गए और हटे ही नहीं। फ्रांसीसी भी बहुत लेट गए हैं, ये चले गए 1947 में, तभी तो हम आजाद हुए। ये गए हैं 1954 में, और पुर्तगाली तो जा ही नहीं रहे थे, हमने बड़ी मुश्किल से निकाले 1961 में। सबसे पहले आए और सबसे लेट गए हैं पुर्तगाली। और ये जो ब्रिटिशर्स थे, इनके बाद आए थे फ्रेंच। तो फ्रेंच भी कुछ बस्तियां, इनके हाथ में तो पूरा भारत था ही, जो हम जानते हैं। फ्रांसीसियों के पास क्या था? पौंडीचेरी वाला इलाका, माहे, यनम, पुदुचेरी और करिकाल, जो 4 जिले आज भी पौंडीचेरी के हैं। और पुर्तगालियों का लास्ट तक रहा था गोवा और दमन दीव, तो इनको भगाया 61 में। वही कह रहे हैं, अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सबसे पहले आए और सबसे आखिर में कौन गए हैं यहाँ से? पुर्तगाली। कौन से सन में गए हैं? 1961 में, जबकि इन्होंने इंडिया आने का रास्ता 1498 में खोज लिया था। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, तो 1961 को ये याद रखना है, गोवा, दमन और दीव, दमन दीव तो अपने यूटी है ना, दादर नागर हवेली, दमन दीव, ये सब अब यूटी इकट्ठे हैं, को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन। अब तुम ये बताओ कि 12वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? पढ़ते हैं, गोवा, दमन और दीव को। अभी तो मैं कह रही थी कि अगर हमको जोड़ते हैं तो हम अमेंडमेंट नहीं करते किताब में, फिर इनके लिए अमेंडमेंट क्यों किया? कारण समझ में आया, क्योंकि ये इंडिया से नहीं है, ये हमने बाहर वाले लोग जो है ना उनसे भी एक्वायर नहीं किए, ये जबरदस्ती हमने इंडिया में जो विदेशी बस्तियां थी उनको भगाया, खदेड़ा। तो जैसे सिक्किम था ना सहराज्य, ऐसे ही इनको भी हमने, इनको सहराज्य तो नहीं कहा, लेकिन अमेंडमेंट से इंडिया में इंक्लूड किया कि भाई पुर्तगालियों से छीने, अमेंडमेंट किताब में लिख के तब हमने इसको इंक्लूड किया। अगर वो प्यार से छोड़ गए होते इसको तो हो सकता है, वैसे तो हमने ना बाकियों को भी ऐसे किया सेफ हैंड रहने के लिए। तो क्या कह रहे हैं, 12वां संविधान संशोधन गोवा, दमन दीव को प्रथम परिशिष्ट अपेंडिक्स फर्स्ट में ही जुड़ेगा देश का तो कोई हिस्सा में शामिल करके भारत का अंग बना दिया। इस गोवा पे हमारा अधिकार 1961 में है, हमने अमेंडमेंट कर लिया 12वां, यानी किताब में शुरुआती, लेकिन हमने इसको राज्य बहुत लेट बनाया। कब बनाया? 1987 में जाके गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। आप सब जानते हैं कि सबसे छोटा स्टेट अगर इंडिया में पूछे तो गोवा है ना, लेकिन उस गोवा को हमने 61 में छीनने के बाद लंबे टाइम तक स्टेट का दर्जा नहीं दिया। फिर वो स्टेट कब बना है? 1987 में। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है जितना मैं बता रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, नागा आंदोलन। मैंने कल आपको कुछ लोकेशन समझाई थी ड्रॉ करके मैप में, और बताया था कि अगर नॉर्थ ईस्ट की मैं बात करूं 7 बहनों की, तो सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, सबसे ऊपर। उस अरुणाचल के बाद
ये देखो यहाँ मान लें हम सबसे ऊपर की तरफ अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद की जो पट्टी थी ना ये असम की थी पूरी। अरुणाचल भी इनफैक्ट लेटर स्टेज में बना है। तो असम की उस पट्टी के दो हिस्से बना दिए, एक को आपने नाम दे दिया नागालैंड, तो उसी को नागालैंड कहते हैं। तो अरुणाचल ऊपर है, उसके नीचे की तरफ देखेंगे आप मैप में तो आपको दिखेगा असम, और उसके साइड में देखेंगे जब देश से बाहर की स्थिति पे तो आएगा नागालैंड, फिर उनके नीचे की तरफ आएगा बांग्लादेश के ठीक ऊपर मेघालय, फिर आएंगे मणिपुर, मिजोरम, और बांग्लादेश से बिल्कुल टच किया हुआ है त्रिपुरा। ये 7 राज्य हैं हमारे, यही 7 सिस्टर्स कहलाती हैं। तो नागालैंड के बारे में पढ़ते हैं। नागा आंदोलन छिड़ा था यहाँ के भी, हमें अलग करो। असम को विभाजित किया गया, ये बहुत बड़ा हिस्सा असम था पहले, सारे का सारा हिस्सा ये असम कहलाता था, फिर इसी का डिवीजन होके ये बना है नागालैंड। 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया। तो नागालैंड किससे अलग हुआ है? असम से, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट 1 नवंबर 1966 में पंजाब को विभाजित करके पंजाब पंजाबी भाषी बोलने वाले और हरियाणा बना दिया हिंदी भाषी, 2 राज्य बना दिए। और कल भी मैंने कहा था ये दोनों लड़ते अगर एक चीज को यूटी ना बनाते, चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ यूटी किस दिन बना? 1 नवंबर 1966 को। पंजाब हरियाणा 2 स्टेट बन गए हैं ये। तो अब देखो 56 में हमारे पास 14 स्टेट थे, 60 में हमने बंबई के 2 टुकड़े देखे, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। इसके बाद 61 में हमने देखा गोवा हमने किससे छीना? पुर्तगालियों से। 12वां अमेंडमेंट किया, लेकिन स्टेट का दर्जा देंगे बहुत लेट जाके 87 में। 63 में हमने, 61 के बाद 63 आ गया ना, 63 में नागा आंदोलन ने नागालैंड अलग करा लिया, किससे? असम से। 66 में हरियाणा अलग हो गया पंजाब से, और हरियाणा जिस दिन अलग हुआ सेम डे यूनियन टेरिटरी बना दी गई चंडीगढ़, वरना हरियाणा और ये पंजाब लड़ते कि चंडीगढ़ मेरा और चंडीगढ़ मेरा, तो पहले यूटी बना दी, ना तेरा ना तेरा, दोनों की साझी राजधानी है। नेक्स्ट देखो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश और 21 जनवरी 72 को मणिपुर, मेघ त्रिमणि, ध्यान से सुनना, 71 को बना हिमाचल प्रदेश। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे ये पहले पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल सब इकट्ठे थे, सब। इन सब का, हम सब का हाई कोर्ट पहले हिमाचल प्रदेश में था। और जो ये गांधी जी का हत्यारा था ना, कौन? नथुराम गोडसे, दिल्ली में तो गांधी जी को मारा था, उसकी जो सुनवाई हुई थी ना वो हिमाचल प्रदेश में हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारा हाई कोर्ट ना दिल्ली हाई कोर्ट था और ना ही चंडीगढ़ हाई कोर्ट था। तो वो सुनवाई के लिए तब ये सारी टेरिटरी एक थी। कौन कौन सी? पूरा हिमाचल प्रदेश, आज का पूरा हरियाणा, आज का पूरा पंजाब और आज का पूरा दिल्ली, ये पूरा एक इलाका था। फिर धीरे 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 करके ये सब अलग होते चले गए। जैसे पंजाब हरियाणा 66 में अलग हुए, उसके बाद फिर हिमाचल अलग हुआ 71 में। ध्यान से देखो 71 को हिमाचल प्रदेश, और फिर अगले साल 72 में एक फॉर्मूला याद करना, मेघ त्रिमणि, बहुत काम का है ये, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही 3 एक साथ हाई कोर्ट में भी आएंगे। मेघ त्रिमणि, मेघ मतलब आसमान, बादल, बादल कहे मेघ को, त्रि मतलब 3, और मणि, मणि को ऐसी कीमती को पत्थर, तो मेघ से 3 मणि गिरी, इकट्ठे 3 राज्य बने। और जब ये राज्य बने ना, इनके ठीक 41-42 ईयर्स के बाद इन तीनों में हाई कोर्ट भी बन गया। तो ये ध्यान रखना है, तीनों नए हाई कोर्ट थे ये। अब तो खैर पुरानी बात हो गई, 2013 के आसपास बने थे, लेकिन फिर भी ये इकट्ठे हाई कोर्ट बने, इकट्ठे ये राज्य बने थे। तो 71 में पहले हिमाचल प्रदेश अलग हुआ, पहले वो दिल्ली हरियाणा इन सब के साथ चिपका हुआ था। 66 में पंजाब हरियाणा बने और चंडीगढ़ बना, अलग हो गए, मतलब बने तो पहले ही थे ये। इसके बाद 71 में हिमाचल और 72 में मेघ त्रिमणि, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। यहाँ मिजोरम मत टिक कर आना, एक जैसे लगते हैं एग्जाम में जब आएंगे ना ये ऐसे 3-3 के पेयर आ जाएंगे, तो वहां याद ही नहीं आएगा, वहां फॉर्मूला काम आएगा। मेघ त्रिमणि, ये 3 इकट्ठे कब बने हैं? 1972 में। और इन तीनों में हाई कोर्ट बना है 2013 में, इन तीनों में हाई कोर्ट बना है। पहले 21 हाई कोर्ट थे, फिर ये 3 हाई कोर्ट और ऐड हुए, 24 हुए, और अब 25वां हाई कोर्ट बन गया था। ये आंध्र प्रदेश ने अपना नया बना लिया था, नहीं तो पहले इसके पास हाई कोर्ट था हैदराबाद वाला, लेकिन हैदराबाद फिर किसका हिस्सा बन गया? तेलंगाना का ना, तो आंध्र प्रदेश ने अपना नया हाई कोर्ट बनाया। चलिए, तो मेघ त्रिमणि इकट्ठे बने हैं 72 में, और फिर वहां पे ये लगा लो 41 ईयर्स के बाद इकट्ठे हाई कोर्ट बने हैं। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुतों की समझ में नहीं आता ये, ठीक है। अगला 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम, सिक्किम आप अच्छी तरह जानते हैं, 35वां 36वां संविधान संशोधन, आर्टिकल 2 में लिखा था बाहर वालों का, तो 2A 2B स्पेशलिस्ट के लिए है। तो 75 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो सिक्किम पूर्ण राज्य कब बना है? 1975। कौन से 2 अमेंडमेंट सिक्किम के हैं? 35वां सह राज्य के लिए, और 36वां कहा सह राज्य का दर्जा समाप्त है। सिक्किम की खासियत है ये 3 तरफ 3 देशों की सीमा इससे टच होती है, भूटान, नेपाल और चाइना। पेपर में आएगा ये, ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा 3 तरफ से विदेशी सीमाओं से टच है? तो वो है सिक्किम। कौन कौन से देश हैं? भूटान, नेपाल और चाइना, 3 तरफ 3 देश। सिक्किम के लिए 35वां संविधान संशोधन, सिक्किम के लिए 36वां संविधान संशोधन, सिक्किम के लिए आर्टिकल 2A और 2B। एक छोटा सा राज्य, बहुत छोटा सा, लेकिन इतने सारे काम अकेले के लिए किए हमने। और फिर ये कब बना? 75 में पूर्ण राज्य का दर्जा।
गोवा आ जाए तो याद करो 1961 में किससे छीना था? पुर्तगालियों से। कौन सा अमेंडमेंट किया था इसके लिए? 12वां संविधान संशोधन। सिक्किम के लिए 35वां और 36वां किया था, लेकिन गोवा को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा मिला 1987 में। मिजोरम और अरुणाचल, असम और नागालैंड 1963, मेघ त्रिमणि 1972 और अरुणाचल और मिजोरम आ गया तो 1987। अब उम्मीद करती हूँ सातों तुम्हें समझ में आ गए होंगे। और ये अलग से हमने पढ़ लिया सिक्किम, यानी नॉर्थ ईस्ट में हमें कोई भी नंबर नहीं कटवाना, कहीं से क्वेश्चन आ जाए। इनकी राजधानियां भी याद करनी चाहिए, ये किस सन में बने, कौन कौन से खास अमेंडमेंट हुए, मैंने आपको सारे बताया। राजधानी तो बहुत बेसिक है, वो आपको आती भी होंगी, नहीं तो मैं किस दिन स्टैटिक जीके में सारी एक बार गवर्नर्स जब पढ़ाऊंगी ना तब करा दूंगी, ठीक है। तो ये पूर्ण राज्य का दर्जा, अब ये सातों आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2000 में 3 बने थे ना, एमपी को काटा, बिहार को काटा और यूपी को काटा। 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल या जिसका नाम उत्तराखंड है ये अलग किया, और बिहार से झारखंड नामक राज्य बनाए गए। इसके बाद तो सिर्फ एक बना है तेलंगाना। तो सन 2000 में 1987 के बाद कोई स्टेट नहीं बनाया। 87 लास्ट पढ़ रहे थे ना हम, गोवा को दर्जा मिला पूर्ण राज्य का, और अरुण और मिजोरम। अब 87 के बाद लगातार कितने साल बीते? अब 2000 में 3 बने, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। इसके बाद लास्ट जो स्टेट बना है 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य तेलंगाना अस्तित्व में आया। ये आंध्र प्रदेश को विभाजित करके बनाया गया। कितनी अजीब बात है, लास्ट स्टेट उससे बना है जिससे जो हमारा फर्स्ट स्टेट था। आंध्र प्रदेश हमारा पहला राज्य था, 1953 में बना था, याद होगा ना, बिना किसी भी उसके आनंद फानन में बना दिया था नेहरू ने, क्योंकि वहां पे एक आदमी ने एक तरह से आत्महत्या कर ली थी, या कह लो भूख हड़ताल करके वो एक्सपायर हो गए थे। इसके बाद इससे ये फर्स्ट है और इसी से हमारा लास्ट बना है तेलंगाना। इन दोनों का मतलब, इन दोनों में वो लोग रहते हैं जो तेलुगु बोलते हैं। तेलंगाना का तो मतलब ही ये होता है तेलुगु बोलने वालों की जमीन। तो तेलुगु बोलने वाले 2 इलाकों में रहते हैं, आंध्र प्रदेश की भाषा भी तेलुगु है और तेलंगाना की भाषा भी तेलुगु है। आंध्र प्रदेश जो है ना, ये एक डांस भी फेमस है यहाँ का, आंध्र प्रदेश का, ये क्या नाम है इसका, ये हाँ कुचिपुड़ी। अभी एक्चुअली कई दिनों से मैंने ना दिमाग में स्लिप हो गया था, कुचिपुड़ी। देखो टाइम पे जो है ना, अगर लगातार पढ़ते रहते हैं तो याद आता है, वरना दिमाग से स्लिप हो जाता है। अब ये दिखता तो याद आ जाता, लेकिन एकदम से दिमाग में रैंडमली एकदम चीज हो तो लगता है कि याद की गई। सोचो मैं इतना ज्यादा पढ़ाती हूँ तब दिमाग से स्लिप हो जाती है, ऑप्शन में याद आ जाएगा, तो तुम्हें तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। चलिए वापस आते हैं, आंध्र प्रदेश को विभाजित करके बनाया गया। तो पहले स्टेट से काट के लास्ट स्टेट बना। पहला स्टेट बना 53 में, लास्ट स्टेट बना 2014 में। अब हमने ऐड किए हैं 2019 में जो किया ना, वो हमने डिवीजन ऐसे नहीं किया स्टेट्स में, वो हमने एक स्टेट को घटा दिया, जम्मू कश्मीर को, और क्या बना दिए, 2 यूटी बना दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जम्मू कश्मीर ये अलग से पढ़ाऊंगी, ये वाला भी नहीं पढ़ा रही। एक बार मौलिक कर्तव्यों वाला स्लाइड, उससे पहले चलो व्हाइट वाला करती हूँ। ये टॉपिक उम्मीद करती हूँ मैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कहीं भी पेपर में तुम्हारा क्वेश्चन आए तो तुम्हारा मार्क ना कट जाए, यूं ध्यान रखना, एक भी नंबर ना कटे इस बात पर कि अगर कोई स्टेट पूछे कोई कहां से बना, किससे कट के, पता है नागालैंड किससे कट के बना है, असम से। मेघालय, मेघ त्रिमणि कब बने हैं ये, 1972 में। 71 में बना हिमाचल, 66 में बना हरियाणा, प्लस यूटी बना अपना चंडीगढ़। तो ये ध्यान रखने की बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बातचीत करेंगे हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा, एक तो मैंने आप लोगों को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बताया, इसके बाद हमने पढ़े मौलिक अधिकार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जो लोग नहीं पढ़े ना ये टॉपिक, कोई बात नहीं, जो सिखा रही हूँ बिल्कुल बेसिक है, हर पढ़े लिखे को आना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि इस बैच में है उस बैच, ये किसी पेपर में आ जाएगा, ये कहीं भी तुम्हारा किसी भी डिपार्टमेंट के एग्जाम में टॉपिक आ सकते हैं। संविधान, मौलिक अधिकार। आज हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। हर पढ़े लिखे आदमी की कुछ ड्यूटी है इस देश के प्रति, इस समाज के प्रति, जो कि उसे निभानी भी चाहिए। अधिकार की डिमांड करना बहुत आसान है, कह सकते हैं मेरा ये अधिकार है, लेकिन अधिकार के साथ साथ अपने आप ये सोचना चाहिए कि अधिकारों की बात तब करनी चाहिए जब तुम कुछ करते भी हो। अब पेरेंट्स के लिए तुम कुछ करो ना और कहो नहीं मेरा अधिकार है, मैं तो, मुझे तो पैसे मेरे ऊपर लगाओ, पैसे वो तुम्हारे ऊपर लगा देंगे, लेकिन उसके बदले में उन्हें भी तो कुछ रिस्पेक्ट, कुछ इस तरह का मान सम्मान और आदर चाहिए ना। कुछ जिम्मेदारी हर एक इंसान की है इस देश के प्रति भी। इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया, हम यहाँ आराम से रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हमारा जीवन चल रहा है, मौके मिल रहे हैं, पढ़ो लिखो लायक बनो। अब ये सोचो कि हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे और सरकार पेट भरेगी तो गलत है। मौके देना सरकार की जिम्मेदारी है, मौके को कौन कैश करा लेता है ये उसकी अपनी लायकियत है, उसकी अपनी जिम्मेवारी है। तो हम लोगों को जैसे मौलिक अधिकार मिले ऐसे हम लोगों के कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। ये कर्तव्य हमारे पहले नहीं थे, पहले हमारे जो पूर्वज जो ये संविधान लिखते थे ना, उन्हें लगा इंडियंस अपने आप अपनी ड्यूटीज को निभा लेंगे, लेकिन इंडियंस की आदत खराब थी। हमने सीधे डिमांड की मौलिक अधिकार क्यों नहीं देते हो, अधिकार तो उन्होंने लिख रखे थे, अधिकार की बात हमने की, लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि हमारी इस देश के प्रति जिम्मेदारी है। यहाँ ये सड़कें जो बनी हुई हैं, जो ये पार्क बने हुए हैं, जो ये स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं, जो ये कूड़ेदान रखे हुए हैं, इनके प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लोग गंदगी ना फैलाएं। हम कोई भी रेल चलती है, रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है, कोई भी सरकारी चीज जिसको आप समझते हो ना, ये मैं बार बार कहती हूँ कोई भी चीज सरकारी नहीं है। सरकारी किसी भी चीज का मतलब है वो जनता के पैसे से बनी है। बहुत लोग कहते हैं वो सरकारी बसें नहीं है, वो मैंने तुमने किसी न किसी फॉर्म में टैक्स दिया, हमारे पिताजी ने, हमारे पूर्वजों ने, तब जाके ये देश खड़ा हुआ है। जनता की जो भी चीज है ना, जो भी सरकारी चीज है, वो हमारे पर्सनल पैसे का उसमें योगदान है। तो जनता का पहली चीज तो ये सोचो कि अगर तुम सरकार का किसी भी फॉर्म में नुकसान करते हो ना, तो फाइनली वो नुकसान हमारा है। चाहे हम कितनी बार देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, दंगाइयों ने रेल की पटरियां उखाड़ दी, तो वो सरकार का क्या गया, वो रेल की पटरी हमारे पैसे से बिछी, दोबारा बिछाएंगे, दोबारा पैसे लगाएंगे। या पढ़ते हैं दंगाइयों ने सरकारी बसों में आग लगा दी, तो वो किसी और की थोड़ी जलाई, वो बस तुम्हारी और मेरी है, हम सबकी है। सरकार के पास कुछ नहीं है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तुमने और मैंने किसी न किसी फॉर्म में योगदान देके तब खड़ा करवाया है।
तो बहुत अच्छी बात है कि अपने कर्तव्य हमें पता हो, क्योंकि वो हैं देश के प्रति, समाज के प्रति, चीजों के प्रति। मौलिक कर्तव्य पहले नहीं थे क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि इंडियंस खुद इस बात को समझ लेंगे, लेकिन हम समझे नहीं। इसीलिए 1976 में इंदिरा गांधी देश की पीएम थी। उस टाइम एक बहुत बड़ा बदलाव इंडिया के संविधान में किया गया। और ध्यान से पहले इस बात को समझना, 1975 से 1977 इस देश में एक आपातकाल लगा हुआ था, इमरजेंसी। बहुत लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने हो सकता है ना सुना हो। इस देश में आपातकाल की स्थिति थी, इमरजेंसी लगी हुई थी। ये लास्ट बड़ी इमरजेंसी है, इसके बाद आज तक इतनी बड़े फॉर्म में इमरजेंसी को नहीं देखा गया। बहुत अच्छी बात है, ना ही लगे। 75 से 77 इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड था। देश में बहुत बुरे हालात हुए, या मान लो खुद भी क्रिएट किए गए, कहीं ना कहीं सरकार का इसमें पूरी मंशा थी। 76 में इंदिरा गांधी की उस इमरजेंसी के टाइम में सरकार जो है ना, एक बहुत बड़ा चेंज करती है, और ये चेंज है संविधान में संशोधन। और इतना बड़ा संशोधन है ये, इसको 42वां नंबर दिया गया, 42वां संविधान संशोधन। बहुत लोगों ने लिखा है बाद में कि ये कोई संविधान का संशोधन थोड़ी है, ये तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लिख के बैठ गई इंदिरा गांधी, लघु संविधान। इतने ज्यादा चेंजेस किए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कि लोगों ने नाम दे दिया लघु संविधान, कि ये तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अपनी मर्जी से लिख के बैठ गई। इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, एक दिन में सारी नहीं हो सकती, पर क्योंकि इसमें ये भी था इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। एक आदमी है डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह एक आदमी का नाम है। ये कमेटी है, इनके नाम पर स्वर्ण सिंह समिति या स्वर्ण सिंह कमेटी, इसने रिकमेंड किया था ये वाला अमेंडमेंट, पूरा अमेंडमेंट कि ऐसे ऐसे कर देना चाहिए। और इसी में लिखा हुआ है कि हम सबके कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। ये मौलिक कर्तव्य का टॉपिक कहीं से तो उठाया होगा ना। अब एक आदमी ने सिर्फ विचार दिया है, लेकिन इसको कहीं से उठाया गया। ये मौलिक कर्तव्यों का टॉपिक हमने उठाया रूस से। पेपर में अगर रूस ना मिले तो यूएसएसआर से। आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे कि रूस बाद में बना है, पहले ये सोवियत संघ था, यूएसएसआर था। तो अगर पूछे मौलिक कर्तव्यों का टॉपिक कहां से लिया, तो ये एक ही चीज है। बाद में यूएसएसआर टूट के 1991 के बाद इसके 15 हिस्से बटे थे, जिनमें उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस, मिन्स्क, सुने होंगे आपने ये नाम, और रूस उनमें सबसे ताकतवर था। तो यूएसएसआर का ही आज रूस का वर्जन हम देखते हैं। वहीं से हमने उठाए हैं मौलिक कर्तव्य। किस कमेटी के कहने पर? स्वर्ण सिंह समिति। कौन सा अमेंडमेंट था? 42वां। कौन से सन में हुआ? 1976। कई लोगों ने क्या कहा, ये कोई संशोधन थोड़ी हुआ, संशोधन तो होता छोटा मोटा, ये तो अपना संविधान लिख के बैठ गई इंदिरा गांधी। इस संविधान संशोधन में बहुत सारे चेंजेस हुए थे, बहुत सारे। मैंने एक बताया क्योंकि आज एक पढ़ा रही हूं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक का मतलब फंडामेंटल, तुम्हें करने ही करने चाहिए वो काम। कर्तव्य मतलब ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये हमारी, हर एक इंडियन की, मेरी, तुम्हारी, हम सबकी। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं देश के लिए ऐसा क्यों करूं। भाई ना करे वो उसकी अपनी मर्जी है, इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं है कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ बेसिक बातें जो हर एक इंडियन को माननी चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की भलाई की बातें हैं या फिर इस देश की भलाई की बातें हैं, इनको ध्यान में रख के कहा गया। मैं कुछ बता देती हूं, बाकी पढ़ लेंगे, पढ़ के तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मोटी मोटी बातें करें तो इसमें लिखा है कि हर इंडियन की जिम्मेदारी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी संस्था की बात की गई है, कोई जैसे संस्था की बात करूं तो पहले यूपीएससी की बात कर लेते हैं। यूपीएससी एक संस्था है ना, आर्टिकल 312-15 आपने सुना होगा, अखिल भारतीय सेवाएं यूपीएससी। तो ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई भी चीज अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन आती है तो ये आपकी मेरी जिम्मेदारी है कि उसकी रिस्पेक्ट करें, उसका रिगार्ड रखें। इसी में लिखा है हम सबको अपने देश का राष्ट्रगान यानी जन गण मन, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसी में लिखा है हमें अपने नेशनल फ्लैग ट्राई कलर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन इसमें राष्ट्र होना चाहिए गीत भी वंदे मातरम। लेकिन हाँ, अगर पेपर में आ जाए कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों में वर्णित नहीं है, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज या एक और कुछ पूछ लेंगे, तो राष्ट्रगीत लिखित में नहीं मिलेगा आपको। राष्ट्रगान लिखित में है, राष्ट्रगीत लिखित में नहीं है, यानी वंदे मातरम को एज सच लिखा नहीं गया है। ड्यूटी हमारी उसके प्रति भी, ऐसे थोड़ी सब कुछ लिखेंगे। लेकिन हाँ, अगर पूछे नहीं लिखा तो राष्ट्रगीत नहीं लिखा। फिर इसमें लिखा है कि हम सब लोगों को अपने देश के प्रति कभी जरूरत पड़े तो हम सबको अपने देश की सेवा के लिए तुरंत उपलब्ध हो जाना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो देश आह्वान करेगा और आपको तुरंत से देश की सेवा के लिए अर्पित हो जाना चाहिए। ये लिखित में कि आपकी जिम्मेदारी है। इसी में लिखा है अपने देश में जो पुराना हमारा इतिहास है, जो बहुत रिच हेरिटेज है हमारा, उसकी इज्जत करनी चाहिए और पुराने जो अच्छे आदर्श चले आ रहे हैं उनको भी मानना चाहिए। लेकिन रूढ़ियों का, जो पुरानी गलत तरीके से चीजें चल रही थी, उनका हमें बहिष्कार कर देना चाहिए और महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। लिखिए ये बातें, ये मैं पढ़ के बताऊंगी भी आपको। कोई भी ऐसी प्रथा जो महिलाओं का नुकसान करती है, जैसे सती प्रथा है या ये है, इस तरह की चीजों को अवॉइड करना चाहिए, आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हम सबको पर्सनली, एक एक को, मुझे, तुम्हें, हर एक को अपने पार्ट पे जितना हो सके इस देश के विकास के लिए काम करें। यानी अपना विकास कम से कम करो। जब तुम विकसित होगे, तुम कमाते होगे, तो देश का अपने आप विकास हो जाएगा। मैं बार बार ये कहती हूँ कि हर एक को अपने आप से पहले प्यार करना चाहिए। अपने आप से प्यार करके खूब पढ़ो लिखो, पैसा कमाओ, लायक बनो। जिस दिन तुम अपने आप को प्यार करोगे, पैसा कमाओगे, लायक बनोगे, ऑटोमेटिकली तुम किसका भला कर दोगे? देश का, समाज का। जैसे हम इतने पिछड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि यहाँ के लोगों को अपनी केयर नहीं है। दूसरे घर वालों को उसकी केयर है, लेकिन बच्चे को अपनी केयर नहीं है। भाग जाएंगे, बंक करेंगे, क्लास नहीं पढ़ेंगे, फिर गलत रास्ता पकड़ेंगे। तो अपने आप देखो, वो देश का भी तो नुकसान, अपना तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर मेजोरिटी ऐसी होगी तो देश का विकास कैसे होगा? देश तब विकसित होगा जब मैं, तुम, हम सब, अगर हर आदमी कमाने की लायक इकट्ठी कर लेगा, बहुत अच्छे प्लम्बर, बहुत अच्छे इलेक्ट्रीशियन, बहुत अच्छे टीचर्स, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट, हर कोई अगर अच्छा होगा, तो देश पीछे कैसे रह जाएगा? देश पीछे इसलिए है क्योंकि हम लोगों में कमियां हैं, हम लोगों में योग्यताएं नहीं है। तो अपने आप पे काम करो, अपने आप को योग्य बनाओ, लायक बनाओ। एक नौकरी सिर्फ लायकियत का पैरामीटर नहीं है, पर क्योंकि हम सब लोग आम परिवारों से हैं, नौकरी हमारी
हमारे लिए जरूरत है। हम एकदम से बिजनेस खड़ा कहां से करें? अब जैसे आप अपने आप को देखिए, आपके पिताजी के पास क्या 10-20 लाख इतने हैं कि वो 20 लाख आपको दें और आप बिजनेस चला लें। ये बहुत अच्छा लगता है सुन के कि नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। लेकिन ये सोचो कि नौकरी देने वाले जो तुम्हारे घर आएंगे काम करने, क्या तुम उनकी तनख्वाह दे दोगे? और अगर तनख्वाह नहीं दे सकते, पैसे नहीं है, तो कोई तुम्हारे अंडर क्यों काम करेगा? पहली चीज है पैसा कमाओ अपनी मेहनत से, पिताजी का पैसा नहीं उड़ाना। आम परिवारों में इतना पैसा नहीं होता कि पिताजी आपको 20-30 लाख पकड़ा दें। खुद कमाओ, लायक बनो, फिर नौकरियां बांटो। नौकरियां बांटना इतना कुछ कहना सुनना बड़ा आसान है, लेकिन इस चीज को प्रैक्टिकली देखो कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं। तो इसमें ये लिखा है कि हर कोई व्यक्तिगत तरीके से भी अपने ऊपर काम करे और सामाजिक भलाई के लिए भी काम करें। बहुत अच्छी बातें, सारी बातें बहुत अच्छी हैं। 10 ऐसी बातें लिखी थी। कौन से सन में लिखी गई 10 ऐसी बातें? 1976 में। कौन से अमेंडमेंट से? 42वें संविधान संशोधन से। फिर 11वीं बात आई, 11वीं बात यानी एक बात और ऐड हुई। ये बात ऐड हुई आपकी 2002 में, तो 11वीं ड्यूटी बनी 2002 में। अमेंडमेंट का नंबर है 86वां। अगर तुम्हें याद आ रहा हो, आरटीई भी यही था, राइट टू एजुकेशन, लेकिन ये 2010 में बनेगा, राइट। उससे पहले ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बन गई कि अपने बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल दें। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है, कहीं कोई सोचे कि हमारे लिए ये है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है जिनके बच्चे 6 से 14 साल के हैं। इससे बड़े बच्चे अगर हैं तो वो अपने लायक कमा के खा सकते हैं, वो अपने लायक खर्चा निकाल सकते हैं। ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाता? 14 साल के बाद तो बच्चा ट्यूशन पढ़ा के कोई भी इस तरह का काम करके अपना पेट भरने लायक या अपनी पढ़ाई करने लायक पैसे कमा सकता है। संविधान भी 14 साल तक की गारंटी लेता है, इससे बड़ों की गारंटी नहीं लेता। तो आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, आप सबकी तो खासी जिम्मेदारी है। आपकी कोई वो नहीं है कि आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो कि आपको पढ़ाएं। पढ़ा रहे हैं, गनीमत है। अदरवाइज 14 के बाद पढ़ना लिखना अपनी खुद की जिम्मेदारी बनाई जानी चाहिए, ठीक है। और विदेशों में ऐसा है, अमेरिका जैसे जो देश है ना, ये यूरोपियन कंट्री, वहां बच्चे 15-16 के होते होते पार्ट टाइम में कुछ भी छोटा मोटा काम कर लेते हैं। बहुत अच्छे रिच घरों के लड़के भी, लड़कियां भी, कहीं भी रेस्टोरेंट में या कहीं भी इस तरह के जो होते हैं ना, वहां कोई भी छोटा मोटा डिलीवरी का पार्ट टाइम में 3 घंटे के लिए चले गए, 2 घंटे के लिए अपनी पॉकेट मनी कमाते हैं। और यही कारण है कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट है। और इसलिए अमेरिका आजाद है। अमेरिका के जो जनता है वो देश के प्रति समर्पित भी इसलिए है। वो अपनी लाइफ को अच्छा बनाते हैं। जब अपनी लाइफ अच्छी बनाओगे तो देश का विकास अपने आप हो जाएगा। हमारे यहाँ आदत इतनी खराब है, 30-30, 40-40 साल के लोग भी पड़े हुए खाते रहते हैं, उनको कमाने से कोई मतलब नहीं, इसलिए हम पिछड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की हमारी ड्यूटीज हैं। इसमें कहां है वो ड्यूटीज वाला टॉपिक? मौलिक कर्तव्य, ओपीएस। तो इनको अब एक बार अभी डाउनलोड करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर नहीं है तो कोई नहीं, फिर मैं कल पढ़ा दूंगी। वैसे मेरी क्लास का टाइम हो गया, देख लो भाई एक बार। इसमें हो सकता है पीडीएफ जो है वो कह रहे हैं ना हो। चलिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें फिर नेक्स्ट कल करा दूंगी इसको पढ़ के, कोई बात नहीं है। वैसे भी अगर देख लो है तो वो ऐसी चीजों को ना पहले निकाल के रख लिया करो। अब तो कहाँ मिलेगी, छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं कल करा दूंगी, टाइम नहीं खराब करें। चलिए, ये टॉपिक फिर मैं इसको किताब से कल पढ़ा दूंगी, जो नोट्स की फॉर्म में। वैसे मैंने बेसिक बातें बता दी कि 1976 में यूएसएसआर या रूस से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया और इसको इंदिरा गांधी के टाइम में इंडिया में 42nd अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें देश हित की, इंसान के फायदे की, समाज के फायदे की बातें लिखी हैं। ये हमारी मॉरल ड्यूटीज हैं। हम इसके खिलाफ कोई भी हमारे पर, अब जैसे राष्ट्रगान है, कोई नहीं इज्जत करता मन से तो उसका क्या बिगाड़ लेंगे हम? कुछ भी नहीं। लेकिन कायदा ये कहता है कि जब राष्ट्रगान सुनाई दे, आपके कानों में धुन जाए, तो कम से कम रिस्पेक्ट के लिए अपने देश के लिए खड़े हो जाना चाहिए। उस टाइम पे सब लोगों को थोड़ा सा अपने देश के प्रति मन में पॉजिटिव फीलिंग ले आनी चाहिए। अब ये ड्यूटी बनती है, कोई ना करे तो ना करे। जैसे मौलिक कर्तव्य है ना, इनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। आप कहीं भी जाके ये नहीं कह सकते जी राष्ट्रगान बजाओ, ये खड़ा नहीं हुआ, उसकी मर्जी अगले की। अपने मन से इज्जत करते हो तो देश के जो आदर्श रहे हैं, देश के जो पुराने लोग रहे हैं, ऐतिहासिक हस्तियां रही हैं, या जो हमारा रिच कल्चर रहा है, हेरिटेज रहा है, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। 10 कर्तव्य आए थे 42 में से, 11वां कर्तव्य आया पेरेंट्स की जिम्मेदारी के रूप में 86 में से। 10 कर्तव्य 1976 में आ गए, 11वां आया है 2002 में, ठीक है। तो 2 अमेंडमेंट है। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। मौलिक कर्तव्य हम कल बुक की फॉर्म में पढ़ के फिर कल ही, अगर टाइम मिल ही जाएगा क्योंकि 11 ही पॉइंट पढ़ने हैं, कल से हम स्टार्ट कर देंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, संसद के ऊपर बातचीत। संसद का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट